स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो हम लोग अभी तक काव्य शास्त्र पर विचार करते हुए आचार्य और कृतियों का परिचय, इसके साथ ही हम काव्य लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कविता क्या है, इसके संदर्भ में इस विषय के बारे में हमारे आचार्यों ने जो बात कही है, या हमारे हिंदी के आचार्यों ने रामचंद्र शुक्ल या पाश्चात्य आलोचकों ने जो बातें कही हैं काव्य लक्षण के विषय में, कविता को परिभाषित करते हैं, वो सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं और आपकी कक्षा में हम लोग काव्य हेतु पर विचार करेंगे। काव्य हेतु पर विचार करते हुए, हेतु शब्द आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो हेतु का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कारण। ठीक है, हर चीज का एक कारण होता है और कार्य कारण पर बहुत जोर दिया जाता है। तो कविता के कारण क्या हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कारक हैं जिनकी वजह से कविता का निर्माण होता है। ये बहुत कितनी वैज्ञानिक विवेचना की है भारतीय काव्य शास्त्र में हमारे आचार्यों ने बहुत पहले ही, कविता के पीछे के कारण क्या क्या हैं। ठीक, तो हम देखते हैं काव्य हेतु का अर्थ वो सारे कारण जिनसे कविता निर्मित हो रही है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। अब गुलाब राय ने इस विषय में क्या कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, यानी वो सारी चीजें, वो सारे कारक जो कविता के रचना में सहायक हैं। देखते हैं हम काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में लोग ज्यादातर पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके निवारण के लिए समझने वाली बात है। काव्य हेतु यानी कारण, और काव्य प्रयोजन मतलब उस कविता से हमें लाभ क्या होगा, उस कविता का उद्देश्य क्या है रचने का। काव्य प्रयोजन वो है और काव्य हेतु कारक के रूप में जो सारे लोग जिनकी वजह से कविता की निर्मित होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। तीन जो मेन काव्य हेतु, तीन मुख्य कारण हैं कविता के निर्माण के पीछे भारतीय काव्य शास्त्र में। क्या क्या है? प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है। ये तीन मूल हैं। अब इन्हीं तीनों को अलग अलग तरह से हमारे आचार्यों ने व्यक्त किया है। मूलतः यही तीन हैं, लेकिन इसे व्यक्त अलग अलग तरीके से किया है। जैसे प्रतिभा के भी जो है मतलब पूर्व जन्म का संस्कार और तमाम बातें प्रतिभा के विषय में कही हैं। व्युत्पत्ति में लोक ज्ञान, ये सारी चीजें व्युत्पत्ति में भी जोड़ देते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तीन चीजों का नाम आप याद रखेंगे, उसके बाद मैं इस पूरे प्रसंग को समझाऊंगा, इस पूरे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा के विषय में भारतीय काव्य शास्त्र कहता है प्रतिभा व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट होती है, मतलब खुद उसी के बीज तत्व के रूप में मौजूद रहेगी आपके अंदर बचपन से। बेसिक बात है टैलेंट, जैसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट की बात हम करते हैं, वही है प्रतिभा। प्रतिभा कहीं और से नहीं आती है, प्रतिभा आपके अंदर भीतर रहेगी जब अनुकूल परिस्थितियां, भारतीय काव्य शास्त्र कहता है कि प्रतिभा बीज के रूप में आप में स्थित है। जैसे बीज है, जैसे चने का एक मान लीजिए छोटा सा बीज, अब वो आपके साथ है, बहुत आप उसको रखे हैं अपने यहाँ किसी बर्तन में, लेकिन जब उसको आप मिट्टी में फेंक देते हैं, पानी मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, अंकुरित होता है, तब वृक्ष बनता है। वैसे प्रतिभा भी, प्रतिभा व्यक्ति के भीतर निहित रहती है। हो सकता है बहुत बड़े कवि हों और रिटायरमेंट आपकी हो गई, 60 साल के आप हो गए, फिर आपके अंदर वो प्रतिभा प्रस्फुटित होती है और आप कवि के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही वो आपके अंदर दिखेगा। प्रतिभा जो है आपके भीतर मौजूद होती है, कहीं बाहर से सीखने वाली चीज नहीं है। प्रतिभा एक अलौकिक कारण भारतीय काव्य शास्त्र में बता दिया गया है कि व्यक्ति के भीतर कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार से प्रतिभा आपके भीतर रहती है। तमाम तरह के आचार्य अलग अलग बातें करते हैं। कहने का आशय यह है कि प्रतिभा एक महत्वपूर्ण कारक है। जब वो व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ मिलता है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ा या बहुत महान कवि होता है। तो प्रतिभा की बात हो गई। व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति आपके अंदर डेटा आने से संबंधित है। डेटा आने का मतलब आपने पढ़ा, आपने सुना, आप बहुत सारे कवियों को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कथाएं आपने सुनी हैं, देश दुनिया आपने घूमी, ठीक, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। लर्निंग, व्युत्पत्ति का बेसिक मतलब है लर्निंग।
कितनी चीजें आपने सीखी पूरी दुनिया में कविता करने के लिए। मान लीजिए आप बहुत बड़े कवि हैं और आप देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, किसी अन्य विषय की कोई आपको जानकारी, तो आप कहां से कंटेंट कहां से लाएंगे? तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कि आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कविता में जो बात कहनी है वो बात आपको आनी चाहिए। आएगी कहां से? लर्निंग से। लर्निंग क्या है? व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति में पढ़ना, लिखना, घूमना, जानना, सब कुछ व्युत्पत्ति में आता है। अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी की पहली कविता लिख दी और महाकाव्य बन गया। मतलब आपके अंदर प्रतिभा भर भर के अंदर बहुत भरी हुई है। व्युत्पत्ति, आप बहुत सारे विषयों को पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की आपको पूरी दुनियादारी की समझ है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप गूगल कितना जानते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही कभी नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली रचना लिख देंगे महाकाव्य बन जाएगा। तो तीन चीजें हैं। अच्छा, प्रतिभा के विषय में भी एक बात याद रखिए, प्रतिभा के बिना भी संभव नहीं है। जैसे आप मुझे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप जानते होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिख रखा है, बहुत कविताएं पढ़ते हैं और पूरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर वो कविता नहीं करने लगेंगे क्योंकि कविता करने के लिए प्रतिभा होना जरूरी है। तो प्रतिभा बहुत जरूरी तत्व है कविता, क्योंकि उनके पास प्रतिभा नहीं है तो पूरी जिंदगी पढ़ते जाएंगे, बहुत जिंदगी पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन कभी भी कवि नहीं बन पाएंगे। तो कवि बनने के लिए प्रतिभा बहुत जरूरी है। तीन चीजें हम लोग देखिए। अब हम लोग भारतीय आचार्यों, हमारे संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों के जरिए देखते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे प्रसंग में। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम प्रकाश अग्निपुराण में डाला गया, जिसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान, अब ये वेद ज्ञान देखिए वही है व्युत्पत्ति से मिलता जुलता, लोक व्यवहार ये भी व्युत्पत्ति से मिलता जुलता है। तो ये सब चीजें अग्निपुराण में पहली बार इस तत्व पर विचार किया गया कविता के। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और कविता की महत्ता पर ये जब लोग कहते हैं, जो नॉन लिटरेरी फील्ड के लोग हैं जिन्हें साहित्य से कोई वास्ता नहीं है, वो कविता पर, कविता से होता क्या है, कविता का क्या फायदा है, तो उनके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तृत सुदुर्लभा। बहुत स्पष्ट बात है कि मनुष्य का जीवन पाना, अब चीटी पीटी बन करके जी रहे हैं, कोई कुचल दिया चले गए। कहने का मतलब है कि मनुष्य होना इस लोक में दुर्लभ बात है और उस पर विद्या अर्जित करना, मतलब अनपढ़ होके नहीं मरे, विद्वान बने और उस पर से कवित्व, ठीक, कवित्व की प्रतिभा, यह भी बहुत दुर्लभ है। तो ये सब मतलब मनुष्य होना सौभाग्य की बात है, उस पर से विद्या और उस पर से, तो ये एक जो फ्रेज हिंदी में बहुत पॉपुलर रहा है कि मनुष्य होना भाग्य की बात है और कवि होना सौभाग्य की बात है, तो वो कविता और कवि की महत्ता को प्रकट करता हुआ यह श्लोक। आगे बढ़ते हैं हम। काव्य हेतु के विषय में भामा ने क्या कहा है कि आचार्य भामा ने काव्य अलंकार, अच्छा इससे भी आपको, जैसे आप बार बार अगर वीडियोस देख रहे होंगे तो इससे भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई काव्य अलंकार ये भामा की है, रुद्रट की भी काव्य अलंकार है, ऐसे बार बार मेंशन करते करते उन्होंने क्या कह दिया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य, तो जो मैं बात कह रहा था वही बात ये यहाँ दर्ज है क्या कि आप पढ़ लिख के विद्वान तो बन सकते हैं, खूब पढ़ लें, सारे ग्रंथ वेद पुराण सब पढ़ लें, विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आप कवि नहीं हो सकते। कवि के लिए प्रतिभा की जरूरत है। भामा कहते हैं कि गुरु उपदेश आद अध्येतुम शास्त्र जड़ाधिम, ठीक, कि जो जड़ लोग भी हैं वह भी विद्वान हो जाएंगे अगर गुरु, वो भी शास्त्र की जानकार हो जाएंगे अगर गुरु के समीप रहते हैं, यानी पढ़ते लिखते हैं, तो भाई विद्वान तो हो जाएंगे। पर काव्यम तो जायते जादू कस्यचित प्रतिभावता, कि जो कविता है वह किसी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में ही कविता की बात आती है, तो हर कोई कवि नहीं हो सकता है। भामा यहां पर अपना क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। दंडी क्या कहते हैं? दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग, लोकव्यवहार, शास्त्र ज्ञान, इन सारी चीजों को कविता के हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, तो श्रुतम जो है वो भी ध्यान देंगे, वो
श्रुतम आपके बहुज्ञ होने का, यानी आप कितनी चीजें, क्योंकि पढ़ना भारतीय परंपरा में पढ़ना विद्वान होने का लक्षण नहीं था, श्रुति परंपरा से हम लोग चीजों को पढ़ते मतलब समझते थे। तो कितनी चीजें, कितने वेद पुराण आपने सुन रखे हैं, श्रुति कहा गया है पुराने ग्रंथों को, क्योंकि वो सुनते थे हम लोग, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हुए चली आती थी वो चीजें। तो दंडी का मत यहां पर ध्यातव्य है। वामन क्या कहते हैं? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में वामन कहते हैं प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं। कवित्व बीजम प्रतिभा कविता स्वबीजम, यानी वह बीज के रूप में। ऐसे बहुत सारे आचार्य, सिर्फ यही नहीं, अन्य आगे भी आचार्य आपको मिलेंगे जो कविता को या प्रतिभा को कविता के लिए बीज रूप में मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रुद्रट का क्या मत है? रुद्रट प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु के रूप में रुद्रट भी मानते हैं, और प्रतिभा के दो भेद भी करते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा यानी कि जो हमें जन्म साह सहजा या जो है सहज, ये जो साथ में जिसका जन्म हुआ हो, यानी आपके अंदर आपके भीतर ही रहे, वो सहजा है, आपके साथ आपके भीतर इनबिल्ट है। और उत्पाद्या यानी हम उसे सीख रहे हैं, हमने जन्म होने के हमारा बाद हमने उसे अर्जित किया है। आगे बढ़ेंगे। मम्मट का यह सूत्र परीक्षाओं में बहुत पूछता है, क्या है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति। अब इसे ये हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हेतुस्त उद्भवे। तो शक्ति निपुणता और लोक शास्त्र, शक्ति ध्यान दीजिएगा यहां पे, शक्ति कुछ और नहीं है, शक्ति ही प्रतिभा है। प्रतिभा के लिए आपसे पूछें कि प्रतिभा के लिए मम्मट ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो शक्ति का इस्तेमाल किया है प्रतिभा के लिए, ठीक है। और लोक शास्त्र, इसकी भी बात यहां पे की गई है। तो लोक शास्त्र यानी आपके लर्निंग से जुड़ा हुआ है, यानी व्युत्पत्ति के भीतर आ जाएगा। काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, तो अभ्यास तो खुद में अलग है। तो आप देखेंगे ले दे करके अंततः प्रतिभा, लोक शास्त्र, अवेक्षण तथा अभ्यास, ये वही प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वही बातों को घूम घुमा के सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे। एक अन्य स्थान पर कहते हैं शक्ति कवित्व बीज रूपा, यानी शक्ति को यानी प्रतिभा को डिफाइन करते हुए मम्मट क्या कहते हैं कि जो शक्ति कवित्व बीज रूप, कवित्व का बीज रूप है, यानी व्यक्ति के भीतर शुरू से ही मौजूद रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। केशव मिश्र, इनका कहना क्या है? प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, ठीक, यानी प्रतिभा कारण है और जो व्युत्पत्ति है, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति इनके यहां अभ्यास नहीं है केशव मिश्र के यहां। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन में प्रतिभास्य हेतु प्रतिभा नौन्मेषशालिनी प्रज्ञा, ये हेमचंद्र की बात है प्रतिभा के विषय में। आगे देखते हैं हम राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा व्युत्पत्ति ही मिश्रा संवेते श्रेयस्यो इति, इसकी बात करते हैं। प्रतिभा के दो भेद भी कर देते हैं, कारित्री और भावित्री। तो आपसे प्रश्न बने कि राजशेखर किसने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, तो वो राजशेखर हैं। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद करते हैं, कहते हैं कारित्री और भावित्री। कारित्री यानी जो कर रहा है, जो करता है, उसके भीतर प्रतिभा होनी चाहिए, यानी कवि के भीतर जो प्रतिभा है वो कारित्री है, और उसको समझने के लिए पाठक के भीतर भी कुछ प्रतिभा होनी चाहिए। मान लीजिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिख दिया, और आपके भीतर आप सहृदय हैं ही नहीं, आपके भीतर जो है भाव ही नहीं है पढ़ने वाला, तो आप कैसे समझ ही नहीं पाएंगे। धार्मिक कारण से भले पढ़ लें, आप आनंद ही नहीं ले पाएंगे। तो राजशेखर का नाम इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है। राजशेखर ये नहीं कहते कि कवि के अंदर ही प्रतिभा होनी चाहिए, वो कहते हैं कि जो पाठक है, जो दर्शक है, उसके भीतर भी प्रतिभा होनी चाहिए, ठीक, तब ये जाकर के ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बनेगा। तो भावित्री कारित्री दो प्रतिभा के दो भेद करते हैं राजशेखर। देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ, ये भी बहुत क्लियर हुए। बीच में देखिए लोग आए और उन्होंने
प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया है। लेकिन आप सोचिए, भामा शुरू में बिल्कुल, पंडित जगन्नाथ आखिर में बिल्कुल, ये दोनों लोग प्रतिभा पर टिके हैं, ये अन्य चीजों को नहीं महत्व देते हैं बहुत विशेष। क्या कहते हैं रस गंगाधर में, ये इनका ग्रंथ रस गंगाधर, पंडित जगन्नाथ क्या कहते हैं, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, केवल और केवल प्रतिभा ही कारण है किसी कवि के महाकवि बनने में या किसी आम आदमी के कवि बनने में। प्रतिभा मुख्य कारण है, ये कहते हैं पंडित जगन्नाथ। अब देख लेते हैं इसके भीतर प्रतिभा क्या है, जिसकी मैं बात आपको समझा भी चुका हूं, बस देख लेते हैं। यहां प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ, प्रतिभा मेनली टैलेंट है, बस आप ये जाने। और राजशेखर ने प्रतिभा को क्या कहा है, सा शक्ति केवल काव्य हेतु। फिर भट्ट तौत, आचार्य भट्ट तीत लिखा है, ये तौत होना चाहिए। आचार्य भट्ट तौत ने प्रतिभा को प्रज्ञा नाम दे करके उसको डिफाइन करते हुए कहा है, प्रज्ञानोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, कि जो आपके भीतर नए नए प्रस्तुतियां लेकर के जो चीजें आती हैं, जैसे परंपरा से कोई बात कही गई है किसी कविता में, किसी पंक्ति में, तो उसी बात को एज इट इज आप रिपीट नहीं कर रहे हैं कविता में। कविता में कुछ नई बात, कुछ नवोन्मेष लेकर के आ रहे हैं अपने काव्य में, तो उसको प्रतिभा से जोड़ते हुए भट्टतौत प्रकट करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, व्युत्पत्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति भी मैंने आपको बताया है आधुनिक शब्दों में कि व्युत्पत्ति का मतलब आप लर्निंग से समझ लें। जितनी ज्यादा लर्निंग रहेगी आपकी, जितने अलग अलग विषयों के बारे में आप जान रहे हैं, उतनी अच्छी आप कविताएं लिखेंगे। लर्निंग बहुत मैटर करता है, व्युत्पत्ति वही लर्निंग है। निपुणता, पांडित्य, विद्वता, ज्ञान सब व्युत्पत्ति के भीतर आता है। जितने आप शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, जितनी दुनिया आपने एक्सपीरियंसेस कितने ज्यादा हैं आपको, ठीक, सब कुछ व्युत्पत्ति के भीतर समाहित होता है। तीन ही ले दे करके तीन ही है। ठीक, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। अभ्यास की बात करते हैं। अभ्यास तो स्पष्ट है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप कविताएं लिखे रहेंगे उतनी अच्छी कविताएं लिखने लगेंगे। ऐसा नहीं रहेगा, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं रहेगा कि आप के अंदर बहुत प्रतिभा है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन भी कर चुके हैं और पहले ही दिन ला करके महाकाव्य आप नहीं लिख पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, वो है समाधि। काव्य हेतु में, अच्छा ये प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लेता हूं लगे हाथ, कि समाधि को किसने कहा है काव्य हेतु के रूप में, किसने महत्व दिया है, किस आचार्य ने समाधि को काव्य हेतुओं में, समाधि को किसने, समाधि क्या है? तीन चीजों पर बात हो चुकी है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये तीनों चीजें आपके भीतर अगर रहें तो आप बहुत बड़े कवि हो जाएंगे। पर आप अपने समय के बड़े से बड़े कवि को देखिए, आप देखते होंगे कि 10 साल पहले वो बहुत नई नई कविताएं लिखता था, उसको शोहरत बहुत नहीं मिली थी, ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, बहुत महान महान कविताएं उसने लिखी। अब चूंकि वो बहुत सारे मंचों पर भी जा रहा है, बहुत जगह जगह पे, पर वो कुछ नया नहीं लिख रहा है। अब इस तरह के बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आ गए होंगे कि कभी उसने 20-25 साल पहले कोई एक पंक्ति लिखी थी जिससे वो बहुत मशहूर हुआ, उसके बाद से उसने कोई कविता नहीं लिखी नई। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसने व्युत्पत्ति छोड़ दी, भाई पूरी दुनिया घूम रहा है, पढ़ लिख रहा है, तो व्युत्पत्ति भी है, प्रैक्टिस भी करता है, कुछ ना कुछ लिखता रहता है, पर वो अच्छा नहीं लिख पाता है। टैलेंट तो उसके अंदर बचपन से, तभी वो एक जमाने में महाकवि था। तो किस चीज की कमी रह गई? कमी रह गई समाधि की। कविता जो सृजन है, सृजन के लिए कहा जाता है एकांत जरूरी है। सृजन के लिए, सृजन आप जानते हैं, चाहे वो कविता का सृजन हो, चाहे जिस तरह का प्रकृति में कोई भी सृजन हो, उसके लिए एकांत जरूरी है, एकांत बहुत जरूरी है। तो समाधि, समाधि जब तक आप इर्द गिर्द चीजों से ढके हुए हैं, लोगों से ढके हुए हैं, आप सृजन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे इस प्राकृतिक जीवन का हो। इसलिए समाधि बहुत जरूरी है। प्रश्न वही मेरा आपसे कि समाधि को किसने काव्य हेतु के रूप में महत्वपूर्ण बताया है? अब देखिए, हिंदी कवियों ने भी अपने कुछ मत प्रकट किए हैं। भिखारीदास क्या कहते हैं? कविता करने की शक्ति जन्मजात मानते हैं कि यह क्या कहते हैं, जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता,
ठीक, ये भी उसी संस्कृत परंपरा के लोग हैं, हमारे हिंदी रीतिकाल में भी, तो वो लोग भी जन्मजात ही मानते हैं कारण। श्रीपति, श्रीपति काव्य सरोज में इनकी कृति है काव्य सरोज। इसमें ध्यान दें तो आप मम्मट की बातों को रिपीट कर रहे हैं। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्युत्पत्ति क्यों लिखा है यहाँ पे व्युत्पत्ति की जगह पे? मात्रा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दोहा है, दोहा में 13-11 की मात्रा होनी चाहिए, तो व्युत्पत्ति नहीं लिखे हैं। व्युत्पत्ति अरु अभ्यास, अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। तो ये वाली बात इनकी काव्य प्रकाश से ही मिलती जुलती है, अपने काव्य सरोज में इन्होंने लिखा है। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रसंग को। द्विवेदी जी क्या कहते हैं? कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत है वह प्रतिभा है। तो भाई आप जैसा पढ़ेंगे वैसा आपके विचार भी रहेगा। तो ये हमारे जो आचार्य हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्र के जानकार, उसको पढ़ करके अपनी बातें प्रकट करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को चेतना मानते हैं, जो अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प तथा कल्पना आदि क्रिया द्वारा संपादित करती है। आगे देखते हैं पाश्चात्य विचारक लोग क्या मानते हैं। पुराने लोग अरस्तु क्या मानता है? प्रतिभा। होरेस प्रतिभा और अभ्यास को महत्व देते हैं। क्रोशे जो हैं वो स्वयं प्रकाश ज्ञान, इंट्यूशन को, जो अंदर से अभिप्रेरणा आती है, इंट्यूशन को महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक्सप्रेशन, दो चीजें, इंट्यूशन और एक्सप्रेशन। इलियट क्या कहते हैं? महान रचना तभी जन्म लेती जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े, यानी कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट की एक महत्वपूर्ण कृति है। तो टी.एस. इलियट जो है वो परंपरा को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, कि एक परंपरा कविता की शुरू मतलब कई दिनों से चलती रहे। जैसे हिंदी या संस्कृत में कविताएं ऐसी ही नहीं बहुत महान हो गई, एक लंबी परंपरा हम देखते हैं, एक सिविलाइजेशन जो है आपकी, एक सभ्यता भी आपके साथ जुड़ी हुई है बहुत महान। तो प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा, प्रौढ़ कलाकार जब एक साथ जुड़े तब जाकर के महान कृति का निर्माण होगा। कौन कहता है? इलियट कहते हैं। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने काव्य हेतु के रूप में देखी है, यानी कि वो सारे कारण जिनसे कविता बनती है। अब हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है काव्य प्रयोजन, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अपना ध्यान रखें, तैयारी बहुत बेहतरीन करें और जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट में पूछें। धन्यवाद।